गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार आपका याडी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा एडवांस जीएस का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। अब तक हमने 10 सेट प्रोवाइड किया है। आज 11th होगा, 11वां सेट चल रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है और मैंने वादा किया है कि 20 सेट करेंगे। तो जो भी बच्चे 10 सेट पढ़ चुके हैं उनमें काफ़ी इंक्रीजमेंट आया होगा, आई होप। और जो नहीं पढ़ पाए हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है एडवांस जीएस सेट का, और वहाँ से आप जाके टोटल जीएस पढ़ें और जो भी एक्स्ट्रा इफेक्ट हो उसको नोट कर दें। ठीक है, थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर 11। देखिए, भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। चलिए, क्लियर। तो भूटिया का संबंध है सिक्किम से। भूटिया मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। अब छोटे छोटे लोग कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम। हालांकि उत्तराखंड भी, हिमाचल प्रदेश, मेघालय टोटल पहाड़ी है, लेकिन सिक्किम क्या है, ज्यादा छोटे छोटे लोग पाए जाते हैं। तो भूटिया कहाँ हो गया? सिक्किम में। और यही भोटिया होता, भोटिया। तो भोटिया कहाँ है? उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भूटिया तो सिक्किम, अब भोटिया तो उत्तराखंड की बात चल रही है। दोनों में काफी अंतर होता है। भूटिया भोटिया की मत समझिएगा, ठीक है। तो भूटिया जनजाति सिक्किम भी आंसर होगा। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना, देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल, ए में, बी में बिहार, सी में हरियाणा और डी में उत्तर प्रदेश। जल्दी बनाएंगे। देवी रूपक योजना, काफी इंपोर्टेंट योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, लेकिन ये तो ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए, चूंकि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है इसको, ये 2011 से ही चल रहा है। चलिए, हरियाणा। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, मुंबई। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, मुंबई। चलिए, तो पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, चेस्टर। कोयम्बटूर दक्षिण में है भी, और कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चेस्टर। और यहां पे चलते हैं मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी। तो ध्यान देंगे, यहां क्वेश्चन था किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। लेकिन बोला जाता कि दक्षिण भारत का तो कोयम्बटूर, उत्तर भारत का तो कानपुर, और सूती वस्तु की राजधानी किसे कहा गया है? मुंबई को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सूती वस्तु का निर्माण होता है। सभी से ज्यादा सूती वस्तु की मिल मुंबई में ही है, जबकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी बनाएंगे। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और गुजरात। चलिए, नाम से नहीं पकड़ सकते हैं, गेसिंग मत कीजिएगा, राज्य से अगर याद है तो ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है हरियाणा में, गुरुग्राम साइड में, जिसे गुड़गांव कहते हैं आप लोग। राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में तो ढेर सारा है। घाना, सरिस्का, रणथंभौर, रणथंभौर, उसके बाद है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ये सब कहाँ है? राजस्थान में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है, लेकिन राजस्थान में क्या है? घाना, सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़ सब राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में फेमस है क्या? दाची ग्राम, हंगुल हिरन के लिए है। और उसके बाद देखिए गुजरात, ग से गुजरात, ग से गिर, गुजरात में है। नाल सरोवर, नाल सरोवर सब कहाँ है?
गुजरात में है। तो याद रखेंगे सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। तो अब पक्षी अभयारण्य या अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ध्यान देंगे राजस्थान में घाना, सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़ तोटी कहाँ है? राजस्थान में है। जम्मू कश्मीर काफी फेमस है दाचीग्राम, और गुजरात में कौन सी है? गिर और नील सरोवर। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? बताइए, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा था। क्या देशभक्तों का राजकुमार? एक सी और बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोला था? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोला था? राष्ट्रपिता बोला था। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? देशभक्तों का राजकुमार। मतलब अदला बदली कर लिए थे दोनों। और महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी के आगे महात्मा किसने बोला था? जल्दी बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के आगे महात्मा शब्द लगाए थे रविंद्रनाथ टैगोर, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्तों का राजकुमार। और गांधी जी ने एक चीज और कहा था, याद कीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक महात्मा गांधी ने किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन फिलहाल हमारे गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस को। अब मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोले थे? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद, ध्यान देंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिज़रायली, बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, कार्ल मार्क्स। अच्छे से सुनेंगे, और ना हो तो फिर नोट कर लेंगे, दोबारा देख करके बोलेंगे इसको। तो सर्वप्रथम किसने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी किसने? डिज़रायली, बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार या कार्ल मार्क्स? तो चलिए, डिज़रायली ने कहा था। अब सोच रहे होंगे बीडी सावरकर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुरंत बाद की बात है। बीडी सावरकर ने कहा था, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। नोट कर लेंगे, बीडी सावरकर ने क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन यहां पे क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह। ध्यान दें, दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली ने। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। और आरसी मजूमदार ये तो हित में बोले ही नहीं, बड़ा अजीब गरीब बात कर गए, सब टोटली इतिहासकार हैं। देखिए क्या बोले थे इन्होंने, यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, बेइज्जती करवा गए। आरसी मजूमदार का कहना है कि न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किनका कहना था? आरसी मजूमदार का। नोट कर लेंगे। और कार्ल मार्क्स ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसके बारे में दिया था कि ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। कार्ल मार्क्स का कहना क्या था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी, कार्ल मार्क्स का कहना था। और आरसी मजूमदार बड़ा उटपटा बोल गए थे
यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किनका कहना था? आरसी मजूमदार का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह दिया? तो डिज़रायली। और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये। चलिए, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं ना कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। तो आप बोल रहा है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, का संबंध किस वंश से? वंश बोलना है। तो चलिए, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से। सातवाहन नहीं, आंध्र सातवाहन। और मौर्य वंश का संबंध, मौर्य वंश विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मौर्य वंश का विष्णु पुराण और गुप्त वंश का वायु पुराण। गुप्त वंश का वायु पुराण, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, मौर्य वंश का विष्णु पुराण। याद रखेंगे। सैंधव स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित था? चलिए, रावी, घगर, मादर, भोगवा। कुछ टेक्निक लगाइए, याद कीजिए। हम लोग तो कुछ टेक्निक बोल नहीं सकते, लेकिन टेक्निक है दिमाग में। चलिए, रंगपुर मादर नदी जो रंग में रहता है, अब बताने की जरूरत नहीं है, गाली दे दीजिए, निकल जाएगा आंसर। और घगर नदी के तट पर घंघरा कौन पहनेगा? जो चूड़ी भी पहनेगा, चूड़ी पहनेगी, यही ना घंघरा पहनेगी। तो चूड़ी कौन? चूड़ी का क्या होता है? बंगा, मतलब काली बंगा। काली बंगा कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी पे? घगर नदी के। काली बंगा पहनने वाला घंघरा भी पहनेगी। तो काली बंगा किसके? घगर नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, घगर नदी के तट पर कालीबंगा, मादर नदी के तट पर रंगपुर। और लोथ है जो भोगेगा, लोथल। जो काम धाम करवे नहीं करेगा, लोथ लाथ रहेगा, क्या करेगा? भोगवे नहीं करेगा। तो लोथल भोगवा। और रंगपुर मादर, घगर नदी के तट पर कालीबंगा, रावी नदी के तट पर हड़प्पा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुने होंगे लोटस टेम्पल। तो बता दीजिए ना कि लोटस टेम्पल है कहां? चलिए, लोटस टेम्पल नई दिल्ली। तो लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से? हिंदू, बौद्ध, जैन, बहाई। बहावी नहीं है, बहावी आंदोलन था, ये बहाई है ही, गलत नहीं लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है बहाई। हिंदू, बौद्ध, जैन, बहाई आंसर भी है भाई, बहाई। लोटस टेम्पल लगभग 27 एकड़ में है दिल्ली में, कहीं कहीं 25 एकड़ भी रहेगा। लेकिन इसमें कितना पंखुड़ी पता है? 27 पंखुड़ियां दिया गया है, गुलाब का बनाया गया है। और इत्तेफाक है कि ऐसा एक मंदिर है जिसमें ना तो एक स्टैच्यू और ना पिक्चर है, मतलब ना फोटो है और ना ही कोई प्रतिमा है, कुछ भी इस मंदिर में नहीं है। 27 पंखुड़ियां कमल की दी गई है इसमें, लोटस टेम्पल में। और इसका संबंध बहाई धर्म से है, और यह है कहां? दिल्ली में है। ठीक है, तो लोटस टेम्पल नई दिल्ली किस धर्म से है? बहाई धर्म से। और इसमें कमल की कितनी पंखुड़ियां? 27। और ये तैयार कब हुआ? 1986। 1986 में तैयार हो गया। और लेकिन प्रवेश लोगों का 1987 में हुआ है। 1987 से लोग इसमें एंट्री करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, पारसी धर्म के संस्थापक बताएंगे। पारसी धर्म के संस्थापक, चलिए, जरथुष्ट्र, मूसा, गुरु नानक, आर्य। तो पारसी धर्म के जरथुष्ट्र थे। और पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता बताए हैं। और पूजा स्थल
फायर टेम्पल। पूरा इसका क्या है? अग्नि मंदिर या फायर टेम्पल किसका? पारसी धर्म का। और इसका संस्थापक जरथुष्ट्र थे। मूसा, चलिए मूसा यहूदी धर्म का संस्थापक मूसा। यहूदी क्या धर्म है? संस्थापक मूसा। और इसका धार्मिक ग्रंथ जल्दी बताएंगे, तोरह। धार्मिक स्थल सिनेगॉग, जहां पूजा लोग प्रार्थना करते हैं, सिनेगॉग। क्लियर? गुरु नानक किस धर्म के? जल्दी बताएंगे। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म। ये ईसाई, आइए हिंदू धर्म के संस्थापक कौन? आर्य लोग। सॉरी फ्रेंड्स, एक आंसर गलत बोला गया। मैंने बता दिया था बाय मिस्टेक कि सिख क्या है, ईसाई धर्म के संस्थापक हमने गुरु नानक मार दिया था ना। ईसाई नहीं, सिख धर्म। गुरु नानक किस धर्म के थे? सिख धर्म के संस्थापक, सिख। ठीक है, और आगे गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, ना कि ईसाई धर्म के। गलती से हो गया था, उसको सुधार लेंगे। चलिए क्वेश्चन निकाला। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं? जल्दी। ऐसे दो तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान, समस्थानिक, समभारिक, समइलेक्ट्रॉनिक, नैनोक्तिक। चलिए, तो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान उसी का होगा ना जो मध्य में रहेगा, केंद्र में रहेंगे। नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। क्लियर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान संख्या बनते। प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। चलिए, यहाँ पे है समस्थानिक। काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। समस्थानिक, परमाणुओं की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान। प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो क्या कहलाता है? समस्थानिक। या इसी को एक और कह सकते हैं, एक और इसको कह सकते हैं, या परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न। परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? बताए थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जब अलग अलग हो जाएंगे तो पक्की बात है द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। लेकिन परमाणु संख्या क्या रह जाएगा? समान रह जाएगा। चलिए इस प्रकार देखेंगे, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समभारिक, समभारिक क्या होगा? जब दो तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर बताया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पे चल रहे हैं समस्थानिक, प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, या परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न। दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की चीज है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? किस प्रकार के इंजन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल होता है? देखें इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन, आजकल इलेक्ट्रिक इंजन आ चुके हैं। तो कार्बोरेटर, बाइक चलाते हैं, बाइक उसमें रहता है कार्बोरेटर में कचरा फंस जाता है। पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। चलिए, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? बताइए जल्दी। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, कोई भी कलर अपने कलर में दिखाई देगा तो सेम कलर हो जाएगा, लेकिन दूसरे कलर में देखिएगा तो ब्लैक हो जाएगा। सीधे सोचिए, नहीं ब्लैक क्या है? पीली रोशनी, यहाँ क्या है? नीली है, सॉरी नीली नहीं, नीली।
गहरी नीली वस्तु को देखने पर क्या दिखाई देगा? काला। लाल को लाल में देखिएगा तो क्या हो जाएगा? लाल को लाल में तो लाल ही दिखाई देगा, लेकिन लाल को अगर किसी भी कलर में डाल देखिएगा काला हो जाएगा। तो देखने वाली बात है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लाल एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सफेद को कोई कलर नहीं माना गया है, क्योंकि सफेद को डालने से कोई कलर में प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये रंग मिलाने वाला मैटर नहीं है। प्रकाश का बात चल रहा, दोनों में अलग हो जाता है, ये प्रकाश वाली बात है। मतलब यहाँ पे फाइनल बात बता रहे हैं, इसको थोड़ी हटाइए। व्हाइट को कलर इग्नोर कीजिए कि व्हाइट कोई कलर हैवी नहीं होता है। अब हम दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि सेम कलर है तो कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब पीला में पीला को देखेंगे पीला, हरा में हरा को देखेंगे तो हरा। ब्लू में ब्लू जो होता है प्रकाश, ब्लू प्रकाश में यदि हम हरे को देखेंगे तो काला, यानी कलर बदलेगा, काला हो जाएगा। लाल में हरा को देखेंगे काला, पीला में लाल को देखेंगे काला। मत दिमाग ज़्यादा लगाइए, प्रकाश की बात आएगी डबल कलर ब्लैक हो जाएगा। और सिंगल कलर रहेंगे, सेम कलर होंगे तो कलर में कोई परिवर्तन नहीं। पीला को पीला में देखेंगे तो पीला, हरा को हरा में तो हरा, लाल को लाल में देखेंगे तो लाल। लेकिन जैसे ही कलर दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। इसलिए कुछ मत सोचिए, पीला को कहिए नीला में आंख मुनिए और काला मार दीजिए। याद करने की कोई जरूरत नहीं, प्रकाश की बात चल रही है, रंग मिलाने की बात नहीं चल रही है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा गया है? जल्दी, ऑयल ऑफ विट्रोल। चलिए, ऑयल ऑफ विट्रोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा गया है। चलिए, H2SO5 एक आता है, इसको कहा गया है केरो अम्ल। इसको क्या कहा गया है? केरो अम्ल। और एक क्या है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे जैसा दुर्गंध, इसका दुर्गंध, ठीक है। सड़े हुए अंडे जैसा दुर्गंध कौन देता है? H2S। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट हम BBI पॉइंट है। H2SO5 को क्या कहा जाएगा? केरो अम्ल। H2S सड़े हुए अंडे जैसा, H2S2O8 मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल। और ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा गया? H2SO4 को, H2SO5 को केरो अम्ल, H2S2O8 को मार्शल अम्ल, H2SO4 को क्या कहा जाएगा? ऑयल ऑफ विट्रियोल। और H2S काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाएगा कि कहा कुछ मत जाए, लेकिन इसमें सड़े हुए अंडे जैसा दुर्गंध होता है। ठीक आगे, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं प्रायः? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, यानी बी आंसर हो जाएगा। और क्षारीय किसका? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड याद रखेंगे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भूलेंगे तो कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए, आ से अधातु, आ से अम्लीय, बस तो ही अम्लीय और क्षारीय मैटर फंसेगा वहां पे एग्जाम में। अभी लग रहा है कुछ नहीं फंसेगा, तो एग्जाम में फंसता है। आ से अधातु, आ से अम्लीय और क्षारीय क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए। ये क्वेश्चन में देखेंगे 16, मनुष्य में मादा अस्मत् स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। 22 + X, 22 + Y, 44 + XX, 44 + Y। चलिए, तो मादा जैसी आएगा तो मादा में क्या आएगा? मादा में हमेशा X क्रोमोसोम होते हैं। और याद रखेंगे, मनुष्य के कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती जरूर है, लेकिन 23 मेल से और 23 फीमेल से मिलने के बाद ही जायगोट का निर्माण होगा। यहाँ जब ध्यान देंगे यहाँ तो निषेचन के समय 23 से दोनों मिलकर 46 फिर से एक नया कोशिका का निर्माण कर देंगे। तो मुझसे मादा में क्या रहेगा? हमेशा 22 + X। और पुरुष में यहाँ पर आता मनुष्य में पुरुष स्पष्ट युग्मनज का संगठन क्या होता है?
तो 22 प्लस 22। ध्यान देंगे तो मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन कितना 22 प्लस X, और यहाँ पे रहता मनुष्य में मादा की जगह पे क्या रहता पुरुष, तो पुरुष स्पष्ट युग्मनज का कितना होता है 22 प्लस 22। पुरुष में XY दोनों होते हैं, और बच्चा लड़का पैदा लगा या लड़की इसके लिए जिम्मेदार पुरुष ही होते हैं। दोस्त लोग महिलाओं को लगाते हैं क्योंकि महिलाओं में तो केवल X क्रोमोसोम होते हैं। चलिए, वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाता है फाज, बैक्टीरियोफाज, फेज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, साइनोफाज, मोजाइक वायरस। तो नील हरित शैवाल को साइनोफाज, सी आंसर होंगे। अब बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, पढ़े हैं, कभी सुने हैं कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, तो इसी के कारण ऐसा होता है। वहां कोई जड़ी बूटी का मैटर नहीं है, वहां बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऐसा बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। गंगा में पाए जाते हैं, केवल गंगा के पानी में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिससे गंगा का पानी नहीं सड़ पाता है। दुनिया का युवा नदी एकमात्र है गंगा जिसमें बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं। एक वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, खा जाते हैं यानी मार देते हैं। तो बैक्टीरिया को, जीव द्रव को खा जाने के कारण मर जाते हैं, और गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं, क्योंकि गंगा का कोई भी पानी बैक्टीरिया के कारण ही सड़ते हैं। और नील हरित शैवाल को कौन संक्रमित करेगा, साइनोफाज, और बैक्टीरिया को कौन, बैक्टीरियोफाज। क्लियर। और बैक्टीरियोफाज की उपस्थिति के कारण ही गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। चलिए आगे, भरोसा का प्रतीक किस बैंक का विज्ञापन पकती है, SBI, PNB, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, तो भरोसा का प्रतीक PNB, और SBI का टैगलाइन जबरदस्त है। टैगलाइन SBI का क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, इसी का है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। उसके बाद और भी है, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे इसी का है, बैकर टू एवरी इंडियन इसी का है, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन इसी का है। ध्यान देंगे, SBI का टैगलाइन कितना है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन। टोटल कितना है, SBI का टैगलाइन है, लेकिन यहाँ पे था भरोसा का प्रतीक किस बैंक का विज्ञापन है, तो PNB का है, बी आंसर होंगे। चलिए, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य का विचार का उल्लेख करता है, 2, 3, 4, 5, जल्दी। चलिए, तो लोक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में छिपे हुए भाग 4, और इसी में क्या है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य इसी में छिपा हुआ है, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसमें, भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक, 12 से लेके 35 तक। और भाग 2 में क्या है, जल्दी बताएंगे, नागरिकता, नागरिकता कहां से, 5 से लेके 11 तक। और उसके बाद भाग 5 में क्या है, जल्दी बताएंगे, संघ, क्या है, संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। और बीच वाला क्या है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व को ही लोक कल्याणकारी राज्य के विचारधारा मिला है। चलिए, और इसी के अंदर कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब बहुत बार पढ़े होंगे, पढ़े ना, कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, क्या पढ़े, जेपी कृपलानी। तुम्हारी है, अगर पढ़े हैं तो गर्मी उतर जाएगा।
चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नीचे से पढ़िए। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन यहाँ पे है, क्या देश था? दिल्ली में हुआ था वो, तो राजेंद्र प्रसाद, और ये मेरठ में था 1947 में। उसका अध्यक्ष था क्या थे? जेपी कृपलानी। आजादी के समय यदि बोले तो कौन? मेरठ में हुआ था जेपी कृपलानी, लेकिन यहाँ बोला गया विशेष अधिवेशन, तो विशेष अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद। और अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा दिनों तक रहे थे, 1940 से 1946 तक ही रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे ज्यादा दिन तक। और सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। पट्टाभी सीतारामैया, ये भी इंपोर्टेंट काफी है। जेपी कृपलानी के बाद 1948 में पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और राजेंद्र प्रसाद 47 में बने थे। ये दिल्ली में हुआ था विशेष अधिवेशन उसी में। तो काफी ये गिच्चा पिच्चा क्वेश्चन था और अच्छे से आपको याद करना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के में जो दिल्ली में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बोलेगा कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ये मेरठ में हुआ था। क्लियर? विशेष अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद। 1940 से 46 तक कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा दिनों तक सबसे कम उम्र के थे कौन? बोले कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष को? तो अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा दिनों तक कौन अध्यक्ष रहे? तो अबुल कलाम आजाद, 40 से 46। पट्टाभी सीतारामैया 1948 में, मतलब आचार्य जेबी कृपलानी के बाद। तो थैंक यू। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो हम शायद एसआई और सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को लेके आ रहे हैं। तो अगले वीडियो के लिए वेट करें थोड़ा। थैंक यू।